वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडरेशन यानी प्रतिफल के बारे में बताना चाहूँगा। इस टॉपिक को क्लास आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अलर्ट होके, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं। बेसिकली जो कंसीडरेशन है इसका मीन्स होता है प्रतिफल, यानी जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं कि जब दो या दो से अधिक पार्टीज किसी काम को या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी सहमति भरती हैं, तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध जो होता है वो लीगली तौर पे परिवर्तनीय हो जाता है, मीन्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल तौर पे आप कह सकते हैं व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्रीड टू ए कॉमन पर्पस फॉर एनी प्रॉफिट मोटिव एंड विच इज स्टैट्यूटरी एंड लीगली एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें दोनों पार्टियों का जो एग्रीमेंट है, सहमति है, वो अनिवार्य रूप से हो। उसके लिए दोनों के बीच में फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक या एक से अधिक पार्टीज एंटर करती हैं और अपना एग्रीमेंट या सहमति देती हैं, तो एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगली और लॉफुल कहलाता है। और इसी लीगली लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसीडरेशन है यानी जो प्रतिफल है वो भी आपको दिखने लग जाता है। मीन्स एक सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, यानी कोई भी जो सहमति है वो बिना प्रतिफल के क्या होती है, व्यर्थ होती है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्रीमेंट है तो कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, जस्ट लाइक गिव एंड टेक। जब दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर रही होती हैं, एंटर कर रही होती हैं, तो वो ये आशा करती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये वचन दे कि वो किसी कार्य को करेगी या ना करेगी, और करने या ना करने का वचनबद्ध हो। मीन्स कंसीडरेशन इज सिंपली एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वेयर द प्रोमिसी is agree to fulfill the obligation or abstain from not fulfilling that obligation, or either promises whether he done or does his activity or abstain from doing such activity to the promiser। यानी सिंपल सेंस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोमिसर है, वचनदाता है, अगर उसको वचन ग्रहीता, अगर प्रोमिसर अपनी इच्छा पे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोमिसी से यानी वचन ग्रहीता से, तो वचन ग्रहीता एक तरीके से वचनदाता की बात को स्वीकार कर रहा है और ये भी मान सकता है वो कि वो उसके कार्य का निष्पादन करता भी है या नहीं भी करता है, या करने या ना करने का वचन भी दे सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रॉफिट ही कंसीडरेशन हो। यहाँ पे एक पार्टी को प्रॉफिट और दूसरे पार्टी को लॉस भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सब प्रोमिसर यानी वचनदाता पर निर्भर करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले सभी तथ्यों को, बातों को और बिहेवियर को ढंग से नाप ले, समझ ले कि वेदर ही इज एंटरिंग इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट is good for him or not, and what will be the motive of that promisee who accepted the willingness of the promiser। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें दो पार्टी होती है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, वचनदाता। मान के चलिए सिंपल क्या हो गया कि दो पार्टीज है एक्स एंड वाई। एक्स अगर ये कहता है कि मैं आपको कुछ गुड्स बेचूंगा, तो वाई उसके लिए हामी भरता है कि चलिए ठीक है, आप मुझे गुड्स दीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक्स ने जो अपनी बात रखी है, वाई ने वो स्वीकार कर ली है, और वाई ने जो स्वीकार करी है उस पर उसने एग्रीमेंट किया है कि हाँ मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक्स यानी जो व्यक्ति
अपना माल बेचना चाहता है, उसे अगर वाई एक्सेप्ट करता है तो एक्स के लिए वाई जो 500 रुपये देगा वो एक तरीके से उसके लिए प्रतिफल है, और वाई जिसको गुड्स मिलेंगे वो एक तरीके से ये मान के चलता है कि एक्स से उसको गुड्स ही मिल गए हैं उसके बदले में, तो वो उसके लिए प्रतिफल है। यानी एक तरीके से यहाँ पे रिवर्स चेंज, एक तरीके से रिवर्स तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि समथिंग फॉर समथिंग। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज के मध्य में ढंग से तालमेल नहीं हो पाता है, और दूसरी पार्टी हो सकता है एक ही बात को मानती है लेकिन अपने कर्तव्य को पूर्णतः निर्वाह नहीं कर पाती है। तो इस केस में क्या हुआ, ए ने तो स्वेच्छा से अपनी बात बी के सामने रखी, लेकिन बी इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि वो भी तरीके का कंसिडरेशन ही है कि आपको उसके बदले में कोई मुनाफा तो हुआ नहीं बल्कि एक लॉस ही हो गया। तो अगर इसको हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से समझेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहली चीज क्या है, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि जो कंसिडरेशन है इट डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। स्टार्टिंग प्रोमिसर से करता है, इनिशिएटिव कौन होता है, प्रोमिसर, प्रोमिसर ने इनिशिएट किया है, तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी वन साइड, एंड वन साइड क्या हो गया, प्रोमिसर हो गया। सेकंड थिंग इज दैट प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी व्यक्ति की ओर से हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मैं आपको कैसे बताऊंगा। प्रतिफल यानी कंसिडरेशन प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकता है या दूसरी पार्टी की तरफ से भी। देखिए सिंपल सेंस समझ लीजिए, बेसिकली यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक प्रोमिसर है, एक प्रोमिसी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कैसे अराइज होती है, आई विल टेल यू, वो इस दूसरी फीचर से ही जान पड़ता है। एक केस हुआ है चिन्मैया वर्सेस रमैया, याद पढ़िएगा, मैं आपको सेंड करूंगा। तो उसमें ये बताया गया है कि एक फादर जो होता है वो अपने ट्रांसफर डीड के अनुसार गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी सुपुर्द करता है। मीन्स ए डिलीवर्ड हिज प्रॉपर्टी और वेल्थ टू हिज डॉटर ऑन हिज विल, लेकिन उससे वो ये इच्छा भी रखता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट में वो ये चीज बात भी रखवाता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर करूंगा इफ यू एग्री टू पे एनुअल अमाउंट टू माई ब्रदर। यानी मतलब सपोज करिए कोई फादर है, वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसने कंडीशन भी लिख दी है, मैं इस कंडीशन पे तुम्हें प्रॉपर्टी हस्तांतरित करूंगा, एक गिफ्ट के तौर पे दूंगा, अगर तुम मेरे भाई को हर साल मुआवजा देने के लिए हामी भरोगी। तो इस केस में क्या होता है कि जो बेसिकली यहाँ पे जो कंसिडरेशन आ गया है वो ए का भाई और जो ए की लड़की है उसके बीच में आ गया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन हो गए, ए का भाई और ए की लड़की। ए की लड़की जो है वो प्रोमिसर है और ए के भाई का जो है आपके पास, क्योंकि वचन कौन दे रहा है यहाँ पे, लड़की दे रही है अपने फादर के बिहाफ पे, क्योंकि जब उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो पैसा देने का वचन देगी, किसको देगी, ए के भाई को। तो इस केस में जो ए हो गया, जो फादर हो गया, यानी जो फादर इसके बीच में आ जाता है, वो एक तरीके से थर्ड पार्टी हो गई। तो जो स्ट्रेंजर है उन पर भी प्रतिफल यानी जो कंसिडरेशन है वो क्या होता है, लागू हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल केस क्या होता है आपका कि जो फादर की जो उसकी बेटी थी, एक की जो लड़की थी, वो हामी नहीं भरती है पे करने के लिए, तो ये मामला कोर्ट की तरफ जाता है। तो कोर्ट वहाँ पे ये एग्री देती है कि जब आपके बाप ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और इस कंडीशन पे दी है कि आप एक को उसका पूरा मुआवजा देंगे हर साल, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप ऑब्लाइज्ड हैं ए के भाई को पैसा देने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल बात हो रही थी उसके पापा और बेटी की, लेकिन अब क्योंकि बेटी को ही ए के भाई को पैसा देना है, तो इसलिए कंसिडरेशन ए से शिफ्ट होकर किसको चला गया है, अब ए के भाई को, तो वो मुआवजा देने के लिए वहाँ पे एग्री है। अगला पॉइंट करते हैं यहाँ पे, प्रतिफल कुछ कार्य करने ना करने के संबंध में होता है। तो बेसिकली मैंने आपको उसको डेफिनेशन से बताया था कि टू डू और परफॉर्म सम एक्ट और प्रोमिस टू डू और परफॉर्म सम एक्ट और आइदर एब्सटेन फ्रॉम नॉट डूइंग और नॉट टू डू समथिंग और एक्ट। जरूरी नहीं है कि जो प्रोमिसर किसी बंदे से प्रॉमिस कर रहा है कि आपको ये काम करना है, वो उस काम को पूरा कर पाए या कर सके, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है प्रतिफल में, ठीक है। अगली चीज क्या है, प्रतिफल पूर्ण सही लेकिन उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल वो चीज बताई गई है, जब आपको पता है एक्ट आपका पूरा नहीं हो पा रहा है,
दूसरी पार्टी किसी भी तरीके से एक्ट को, ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है, यानी आप रिटर्न में जो चीज़ चाह रहे हैं आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। कंसिडरेशन इनएडिक्वेट यानी अपूर्ण उन परिस्थितियों में होता है कि जहां पर अगर ए जो प्रोमिसर है जब सब बातों को जानता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और डेट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और उसको कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट्स के बारे में पता है, ये जानकर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको उसके बदले में दूसरी पार्टी से स्वेच्छा से कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहलाएगा और वो इन केस में जो प्रॉमिसी है उसके अगेंस्ट सूट भी फाइल नहीं कर सकता है। थर्ड है प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी रियल। रियल मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल आप चीज समझ लीजिए, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, आपको सपोज करो आपको अपने पैरों के सामने कूड़ा दिखाई दिया, आपने कूड़े को उठा के साइड में फेंक दिया, फिर आप जाके नगर निगम से कहते हैं कि मैंने तो कूड़ा उठा के साइड में कर दिया है, मुझे इसके बदले में कुछ दो, तो ये तरीका प्रतिफल नहीं है, ये स्वेच्छा से की गई ड्यूटी है जो कि लीगली एक्सेप्टेबल है। या सिंपल चीज़ क्या हो गई, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का है, और मान लीजिए कि प्रिंसिपल अगर ये कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप क्लासेस लेंगे, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है एक तरीके से ये कंसिडरेशन वाला नहीं है, दो इट हैज सम वैल्यू बट इट इज़ नॉट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि टीचर का मेन कर्तव्य क्या होता है, पढ़ाना ही होता है। तो इस तरीके के जो इमेजिनरी इल्यूजन टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। या फिर सिंपल तौर पे आप मान लीजिए कि किसी विटनेस को आपने विटनेस बॉक्स पे खड़ा किया और कोर्ट के सामने उसे पेश होना था, अपनी गवाही देनी थी, तो अगर आप उससे कहते हैं मैं तुझे पैसे दूंगा तो खड़े हो जा, तो ये कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी विटनेस को नोटिस दिया है विटनेस बॉक्स में खड़े होने के लिए, तो वो अपनी बात वहाँ पे रखेगा और कहेगा। ओके, अगली चीज़ क्या है, प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी लीगल एंड स्टैट्यूटरी, क्योंकि ये कंसिडरेशन लॉफुल होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, परिवर्तनीय होता है कानून के अनुसार, तो ये एक तरीके से क्या होता है, वैधानिक। प्रतिफल भूत, वर्तमान एंड भविष्य का हो सकता है। बहुत तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो पूर्व में की गई होती है। सपोज करो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को का कोई काम कर दिया और बाद में जो दूसरा व्यक्ति वो कहता है कि भाई साहब जब तुम आओगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो शुरू में कोई एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं हुआ था, उस पहले वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से कोई ऐसा काम किया बी के लिए कि बाद में आके बी ये हामी करता है कि चलो मैं आपने जो काम किया था मैं उसके लिए आपको पैसे दूंगा, तो एक तरीके से क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन हो गया। फिर आता है वर्तमान। वर्तमान यानी ऑन द स्पॉट, सिंपल बात है, अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको किसी का पर्स मिल जाता है पड़ा हुआ और आप उसको लौटा के पर्स दे देते हो और उसके बदले में आपको वो पैसा देता है, तो वो एक तरीके से उस वक्त का ही समथिंग फॉर समथिंग हो गया, तो ये प्रेजेंट हो गया, ऑन द स्पॉट आपको मिल गया, शेयर हो गया। फ्यूचर में ये चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप वादे करते हैं कि मैं आपको फ्यूचर में ये काम करूँगा। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के काम करने के लिए हामी भरती है कि मैं आपका ये काम करूँगा आगे जाके, तो फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा या कुछ भी आपको उसके बदले में मुआवजा दूंगा, कंपनसेशन दूंगा, प्रतिकर दूंगा, तो एक तरीके से फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।